म्यू नॉट, permeability म्यू नॉट। नाउ permeability, तो परमेबिलिटी क्या होता है? जैसे कि परमिटिविटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसा ही होता है परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड। परमिटिविटी गिव्स अस द आइडिया अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is permissible या allowed या present in any medium। किसी भी मीडियम में किस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस तरीके का, एक दो तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका आइडिया देता है परमिटिविटी। ठीक वैसे ही किसी एक मीडियम में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसका आइडिया देता है परमियाबिलिटी। अब परमियाबिलिटी निकालने के लिए म्यू नॉट वैल्यू हम लोग को, म्यू नॉट नहीं म्यू वैल्यू हम लोग को दे दिया है। म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। ये बात याद रखना, जहां पर भी ये नॉट दिख रहा है, छोटा सा जीरो दिया रहता है, उसको नॉट कहते हैं हम। तो म्यू नॉट का मतलब हो जाएगा परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर, कुछ भी नाम दे दो इसका, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। म्यू क्या हो जाएगा? सिर्फ म्यू लिख दो या फिर म्यू एम लिख दो, इसका मतलब हो जाएगा परमिएबिलिटी इन ए मीडियम, मीडियम। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब मीडियम में कोई भी चीज दे दिया जाए, कोई एक दूसरे मीडियम में, या एयर नहीं दे दिया गया, कोई मीडियम दे दिया गया, तो फॉर्मूला कैसा बन जाता है? then the formula becomes dB in that medium is equal to mu by 4 pi, mu लिख दो या mu m लिख दो, and IDL sin theta by r square। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है कि म्यू एम यानी कि मीडियम, यानी इस पूरे यूनिवर्स में जितने तरीके का मीडियम हो सकता है, सारे मीडियम का वैल्यू याद करके रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों को फ्री स्पेस का वैल्यू हम लोगों को दे दिया गया है, म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 to the power of -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर ये वैल्यू दे दिया गया है म्यू नॉट का, तो बाकी म्यू एम का सारा फॉर्मूला हम लोग वैल्यू हम लोग को याद रखना पड़ेगा, which can be a bit complicated and an impossible task। तो कैसे इसको सुधारा जाए? तो इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे तुम लोग को हम दिए थे साइलेंट नोट में, फिर से वही एग्जांपल दे रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करो। सपोज अगर क्लास में 40 बच्चे हैं का हाइट मापना है, तो क्या करेंगे? दो तरीका है याद रखने का या समझने का। तरीका ये है कि सभी का हाइट माप लेते हैं, और सभी का हाइट फुट एंड इंचेस में हम लोगों को मिल गया। अब वो क्या है, सभी का वेरिएबल डेटा आएगा, सभी का वेरिएबल डेटा 40 को डेटा हम लोगों को मिल सकता है। हो सकता है किसी का एक जैसा आए, तो कम भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि क्लास में कोई भी एक बच्चा पकड़ते हैं, उसका हाइट तो कांस्टेंट मान लेते हैं। अब उसके हाइट के मुकाबले, यानी उसका हाइट का कंपैरिजन में बाकी के बच्चों का हाइट कैसा, सिर्फ वही डेटा लिख लेंगे, तो वो डेटा तो छोटा हो सकता है। अब ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे डेटा हो सकता है, वो भी याद रख सकते हैं, ये भी याद सकते, बात तय की है। लेकिन याद रखना, जब डेटा अगर बड़ा हो तो क्या करेंगे? तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो 3 इंसान लेते हैं, 3 इंसान में इसका हाइट ऐसा है, और एक इंसान है जिसका हाइट ऐसा है, और एक इंसान है जिसका हाइट ऐसा है। तो पकड़ लो, हम ये इंसान का हाइट को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। सपोज दिस इज 5 मीटर्स, इसका हाइट हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। ये जो दिख रहा है, इसका हाइट अगर पकड़ ले 3 मीटर्स है, और इसका है 10 मीटर्स, तो हम या तो 5, 3, 10 माप सकते हैं, या तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसके मुकाबले ये दोनों कैसे हैं। तो कंपैरिजन तो कैसे करेंगे हम लोग? तो कंपैरिजन के लिए ये बेस यूनिट है हमारा, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ला देंगे, यानी 5।
इसके क्या करेंगे, ये रहा 3 मीटर कंपेयर टू 5 मीटर, यानी इसका हाइट कंपेयर टू इसका हाइट कितना होगा, एक रेशियो निकल के आ जाएगा, वो रेशियो याद रख लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये इसका कितना गुना है, दुगुना, तीन गुना, आधा, आधा गुना बोलो या 1/4 गुना बोलो, कितना गुना है ये हम लोग पकड़ लेंगे और इसका भी हम लोग निकाल देंगे, यानी 10/5 साफ साफ पता चल रहा है 2 गुना, कोई यूनिट नहीं रहेगा इसका, 2 गुना। यानी इस सेंस में अगर हम लोग बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बोलेंगे कि इसका जो हाइट है, सपोज ए बी सी नाम अगर दे दिए हम लोग, तो सी का हाइट ए का दुगना है, कितना है नहीं पता बट दुगना है, ये एक रिलेटिव टर्म है, इसी को कहते हैं हम लोग रिलेटिव टर्म, ये हो गया रिलेटिव क्वांटिटी। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग को ये लगाना है, रिलेटिव टर्म हम लोग को लगाना है यहाँ पे। तो जो रिलेटिव टर्म है ये हम लोगों को आसान कर देता है चीजों को कैलकुलेट करने में, किस तरीके से आसानी होती है देखते चलो। तो रिलेटिव टर्म जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सीधा बात है वो लिखा जाएगा म्यू आर, यहाँ पे म्यू एम बाई म्यू नॉट, ये जो स्टैंडर्ड पकड़ते हैं ना, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड पकड़ते हैं वो नीचे रहता है मतलब डिनोमिनेटर का, तो म्यू एम बाई म्यू नॉट, ये हो गया हम लोगों का पूरा रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी। नाउ अब इसको देखो कैसा हम लोग चेंज करते हैं, हम लोग इसी से डिराइव कर सकते हैं कि म्यू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, या माइक्रो एम, म्यू नहीं कहते हैं इसको, माइक्रो कहते हैं, म्यू भी कह सकते हो माइक्रो भी कह सकते हो, माइक्रो का म्यू ही नाम से, म्यू एम इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो म्यू एम इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट जब लिख सकते हैं, क्या कुछ नहीं किया, बस इसको ऊपर उठा दिया यहाँ पे। तो अब अगर हमारे पास ये दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इन अ मीडियम इज इक्वल टू म्यू एम बाई 4 पाई IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर, तो इसको चाहे तो इस रूप में रख सकते हो या चाहे तो इसको बदल सकते हो, dVm इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर बाई 4 पाई IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो हम लोग क्या फायदा मिलता है, इसमें हम लोग क्या मिलेगा, म्यू एम का वैल्यू कैन बी ए कॉम्प्लिकेटेड, पावर में रहेगा और कुछ इधर उसका कोएफिशिएंट रहेगा, तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड याद नहीं रख के बस म्यू आर याद रख लो, 2 गुना 3 गुना 1.5 गुना जितना भी गुना होता है वो याद रखना, और म्यू एम का तो हम लोग को हमेशा याद रखता है, म्यू नॉट का हमेशा याद रहता है, तो म्यू नॉट का याद रख लो और म्यू आर का पता चल जाएगा कितना गुना है। तो ये वाला चीज को थोड़ा आसान होता है करने में, जब हम लोग सम्स करेंगे तो पता चल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला नहीं इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है, दोनों तरीका पता होकर रहना चाहिए। तो ये दोनों तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब एक चीज याद रखना, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन हम लोगों ने एकदम बचपन में किया था, रेशियो प्रोपोर्शन में सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी का रेशियो अगर निकालते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं रहता, ठीक वैसे ही जब हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी निकाल रहे हैं तो परमिएबिलिटी का यहाँ पे यूनिट पुट कर देंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यहाँ भी पुट कर देंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और जब दोनों का रिलेटिव निकालेंगे तो वो दोनों यूनिट कट जाएंगे, तो रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो यूनिट्स, रिमेंबर दैट, रिलेटिव परमिएबिलिटी हैज नो यूनिट्स। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, याद रखना ऐसा यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, इसको भूलना मत, टेस्ला गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके नाम पे दिया गया है टेस्ला। ओके, सो ये रहा हम लोगों का रिलेटिव परमिएबिलिटी का पूरा हिसाब किताब, इसको अच्छे से लिख लो। फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन द Coulomb's law and Biot-Savart's law. Coulomb's law was our first formula in class 12 and Biot-Savart's law is the first formula, या first theorem in magnetic field. तो चलो इसको देखते हैं।